बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा न्यू चैप्टर स्टार्ट है आज आपका, और वो है आपका चैप्टर नंबर 6, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज मैटर। कोई भी चीज मैटर क्या है बेसिकली। तो एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। देखिए बेटा, कोई भी चीज जो अपना एक मास रखती है और एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो आपका मैटर है। ठीक है, कोई भी चीज जो मास रखती है, वेट ऑक्यूपाई करती है, वो आपकी मैटर है। इस हिसाब से जो है, कोई भी चीज चाहे वो विजिबल हो चाहे वो इनविजिबल हो, अगर वो अपना एक मास रखती है और उसका कोई ना कोई वेट है, तो फिर वो आपके मैटर की स्टेट्स में ही काउंट होगी। लिहाजा सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सारे आपके मैटर है। अब जब मैटर आपका डिफाइन होता है तो उसके बाद आता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। के जो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने जो मैटर की एक थ्योरी दी है, तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर क्या है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयन। कोई भी मैटर है, अंडरस्टूड सी बात है कि कोई भी मैटर है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, जिसको हम मॉलिक्यूल्स, एटम्स या फिर आयंस कहते हैं। जब मुख्तलिफ एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और मॉलिक्यूल के कंबाइन होने की वजह से जब कंपाउंड फॉर्म होता है तो आपका अल्टीमेटली एक मैटर फॉर्म होता है। सही सही है। कोल मैटर है, और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर एक मैटर है, और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो आपके मैटर फॉर्म करेंगे। These molecules are in some state of motion, hence they possess kinetic energy. Their motion can be translational, vibrational and rotational. अब देखें बेटा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने अंदर एक मोशन रखते हैं, मूवमेंट रखते हैं। और ये जो मोशन होता है उनका, वो मोशन आपका काइनेटिक एनर्जी पॉजेस करता है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है तो उसके मूवमेंट की वजह से जो उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी जनरेट होती है, जो तो वो चीज़ आपकी काइनेटिक एनर्जी है। अब इन जो मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके मोशन या तो ट्रांसलेशनल होते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि सीधे या किसी लीनियर पाथ के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, तो वो आपका ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगा। कि ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ पे मूव करे तो वो आपका ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगा। फिर आपका होगा वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन किसको कहते हैं बेटा? कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट यानी आगे जाना फिर दोबारा पीछे आना, फिर आगे जाना फिर दोबारा पीछे आना, तो वो चीज कहलाती है वाइब्रेशनल मोशन। यानी मॉलिक्यूल का अपने ही एक्सिस पर बैक एंड फोर्थ यानी आगे और पीछे होना। ठीक है, तो वो चीज वाइब्रेशन होगा, जस्ट लाइक वाइब्रेशन ऑफ मोबाइल। सही है, मोबाइल जब वाइब्रेट करता है तो उसके मॉलिक्यूल अपने ही एक्सिस पे रोटेट करते हैं, अपने ही एक्सिस पे वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी वाइब्रेशनल मोशन होगी। और ज़्यादातर जो मैटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वाइब्रेशनल मोशन ही होता है। सही है, ज़्यादातर जो मैटर मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें से ज़्यादातर मोस्टली के अंदर वाइब्रेशनल मोशन ही होता है, ख़ासतौर पे सॉलिड में। सॉलिड में तो वाइब्रेशनल मोशन ही होता है। ठीक है, लिक्विड में ट्रांसलेशनल भी हो जाता है, और गैस के अंदर हाँ रोटेशनल मोशन होता है। ठीक है, लिक्विड में ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल भी हो सकता है। सॉलिड में वाइब्रेशनल होता है, लिक्विड के अंदर ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल होता है, बट ट्रांसलेशनल ज़्यादा होता है। क्योंकि लिक्विड को आपने देखा होगा कि जब आप लिक्विड किसी जगह पर डालते हैं तो लिक्विड क्या है, बहता हुआ चला जाता है। वो बहता क्यों है बेसिकली? क्योंकि जब हम उसको ज़मीन पे गिराते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ मूव करते हैं, यानी लीनियरली मूव करते हैं, स्ट्रेट पाथ पर मूव करते हैं। तो लिक्विड जो है वो आगे की तरफ बहना शुरू हो जाता है। तो उस मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। और उसके बाद जो तीसरा है वो है रोटेशनल मोशन।
रोटेशनल मोशन क्या होता है? किसी अपने ही एक्सिस पर ऑब्जेक्ट का रोटेट करना, यानी गोल गोल घूमना। सही है? जस्ट लाइक फैन, फैन जिस तरह रोटेट करता है। सही है? तो वो फैन का मोशन जो है वो रोटेशनल मोशन है, ये फिजिक्स में भी पढ़ा था हमने। तो तीसरे किस्म का जो मोशन होता है मॉलिक्यूल्स में, वो रोटेशनल मोशन होता है, और रोटेशनल मोशन ज्यादातर जो है वो गैसेस पार्टिकल में होता है, यानी गैस से रिलेट जो भी चीजें हैं वहां पर, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के पास मोशन करने की स्पेसेस ज्यादा होती हैं। अब तीसरा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज सब्सटेंसेस attract each other with a force which depends upon the distance between them. The force of attraction decreases with the increase of the distance between the molecules. अब जितने भी मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग, सबसे पहले तो मॉलिक्यूल्स का आपस में एक दूसरे से अट्रैक्शन होता है, तभी स्टेट ऑफ मैटर फॉर्म होती है। सही है? अच्छा, अब उनके दरमियान का फासला जितना कम होगा, सही है, यानी डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जितना कम होगा, अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, और डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, अट्रैक्शन उतनी ही जो है वो उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कम होगी। ठीक है? क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा, जब डिस्टेंस कम होता है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, तो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है। सही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। सही? मॉलिक्यूल अपनी एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। तो लिहाजा इस लिहाज से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होगी, फिर उसके बाद लिक्विड में होगी, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो आपकी गैस में होगी। Molecular motion depends on temperature. It increases with the increase in temperature and decreases in temperature. Decrease with the decrease in temperature. देखिए बेटा, मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मोशन भी ज़्यादा हो जाता है, और अगर जो है वो टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मोशन भी कम हो जाता है। जस्ट लाइक बेटा, अगर किसी चीज़ को आप हीट अप करते हैं तो हीट अप करने से क्या होता है, वो चीज़ जो है वो आपकी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का मकसद मतलब ही क्या है कि बेसिकली जो है, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स थे उनमें मोशन ज़्यादा होना शुरू होता है, वाइब्रेशन ज़्यादा होना शुरू होती है हीट अप होने की वजह से। और हीट अप होने की वजह से जब वो वाइब्रेट ज़्यादा करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं? लिक्विड के अंदर, क्योंकि उनके दरमियान में स्पेसेस आती हैं, और जैसे ही मॉलिक्यूल के दरमियान में स्पेस इंक्रीज होती है तो मॉलिक्यूल अपनी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करके सॉलिड से लिक्विड या सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जब आप पानी को बॉईल करते हैं तो पानी को बॉईल करते हैं तो उसमें बबल्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? एकदम बबलिंग होना शुरू हो जाती है, छोटे छोटे स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। वो बेसिकली क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से मॉलिक्यूल्स में एक्साइटमेंट आती है। ठीक है? और जब मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान मूवमेंट ज्यादा हो जाती है, तो बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। और जब बबल्स फॉर्म होना शुरू होते हैं तो मॉलिक्यूल जो है वो आपके अपने कंटेनर से एस्केप करना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान की मूवमेंट बढ़ती चली जाएगी, और वो अपनी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करता रहेगा। और ये मूवमेंट जो है वो आपको नजर भी आती है। ठीक है? हर बार नहीं आती, बट बहुत सारे केसेस में स्टेट ऑफ मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स की बढ़ती हुई मूवमेंट हमें नजर आती है। जस्ट लाइक अभी एग्जाम्पल दी कि लिक्विड, यानी जब पानी जब बॉईल हो रहा होता है, तो जब वो बॉईल होता है तो उसके अंदर बबल्स जब फॉर्म होते हैं तो वो मूवमेंट हमें नजर आ रही होती है। ठीक है? कि बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में। Molecular motion also depends on pressure. It increases with the increase in pressure and decreases with the decrease in pressure. देखें बेटा, अब मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो अपने आपके प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूलर मोशन भी ज़्यादा होता है, और अगर प्रेशर कम होगा तो मॉलिक्यूलर मोशन भी जो है वो आपका कम होगा। ठीक है? यानी अगर आप जो है वो कोल्ड ड्रिंक जब पीते हैं तो खुद जो है वो एग्जाम्पल लें कि कोल्ड ड्रिंक को जो है वो डायरेक्ट बॉटल से पीना या फिर उसको गिलास में निकाल कर पीने से फर्क के दरमियान में फ़र्क होता है। आप डायरेक्ट बॉटल से पीते हैं तो मॉलिक्यूल्स को एस्केप करने की जगह कम मिलती है, ठीक है, और आपको गैस ज़्यादा फील होती है।
और अगर आप उसको गिलास वगैरह में निकाल कर पीते हैं तो मॉलिक्यूल्स को जो है वो एस्केप करने की जगह ज़्यादा मिलती है, ठीक है, और आपको उस जो कोल्ड ड्रिंक की गैस जो है वो कम फील होती है। अगर आप उसको लेट पियेंगे तब भी क्या होता है, जैसे आपने गिलास में निकाल के रख दिया और थोड़ी देर बाद पी रहे हैं तो वो गैस सारी निकल जाती है, उतना प्रेशर उतनी गैस उसमें फील नहीं होती। तो अगर किसी जगह पर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को भी इंक्रीज कर देंगे। अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल में क्या होता है कि एक छोटी सी बोतल में बहुत सारा प्रेशर डाला हुआ होता है, सही। तो उसकी वजह से उसकी प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूल की मूवमेंट भी इंक्रीज होती है। और फिर जब उसके बाद जो है जब हम उसको पीते हैं तो एकदम वो प्रेशर रिलीज होता है तो वो हमें उसमें जो है वो मजा आता है पीने में, और जो है वो हमें वो प्रेशर अपने बॉडी में फील हो रहा होता है, ठीक है, स्टमक में फील होता है। लिहाजा इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन प्रेशर। तो मॉलिक्यूलर मोशन की जो उनका मोशन है प्रेशर के हिसाब से इंक्रीज होगा और प्रेशर ही के हिसाब से डिक्रीज होगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मोशन भी ज्यादा होगा, और अगर प्रेशर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मूवमेंट या फिर मोशन भी कम होगा। तो बेटा यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल इसमें? नो सर। अब इसके बाद आपका बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर आता है, और आपको पता है कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, बेसिक स्टेट्स जो हैं वो हैं आपकी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो सबसे पहले आपके पास सॉलिड स्टेट क्या है? सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। सॉलिड की जो है एक डेफिनेट शेप होती है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, सही। दूसरा क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड हैविंग नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम। देखिए बेटा, किसी भी सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो उनके दरमियान में किसी भी किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ जो है सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस नहीं होती। अब सॉलिड की शेप डेफिनेट होती क्यों है? पहली बात तो कि बेटा देखें, कोई भी सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, उसमें क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली पैक्ड हैं, सही है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेसिस कम है। अब जब स्पेसिस नहीं है मॉलिक्यूल के दरमियान में और वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो बहुत ज्यादा क्लोज होने की वजह से होता क्या है मॉलिक्यूल्स के बहुत ज्यादा क्लोज होने की वजह से मॉलिक्यूल्स की स्पेसिस में फर्क आता है। वो सॉरी बहुत ज्यादा क्लोज होने की वजह से उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू होता है, ठीक है, और वो अपने आप को सॉलिड में कन्वर्ट स्टार्ट कर देते हैं करना, ठीक है। लिक्विड में इसका उलट होता है क्योंकि मॉलिक्यूल के दरमियान में स्पेस ज्यादा होती है, तो इस वजह से उनके प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता, सही है, और उनका इसी वजह से कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता। तो सॉलिड जो है उनकी एक डेफिनेट शेप होती है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट का कितना मास है और वो कितनी जगह घेर रहा है, ठीक है। यानी एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी जगह घेर रहा है वो उसकी वॉल्यूम कहलाती है। यानी एक बुक रखी हुई है, अगर वो 4x4 की स्पेस घेर रही है तो इसका मतलब है कि वो उसकी वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा, अब मॉलिक्यूल, दूसरा पॉइंट वही कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोज होते हैं तो इनके दरमियान में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं और स्पेसेस कम होती हैं, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें ज्यादा होती है। दूसरा और तीसरा पॉइंट हम कंबाइन करके बता रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होती है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जाहिर सी बात है वो जितना एक दूसरे के करीब होंगे उतना ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सही। जितना वो एक दूसरे के करीब होंगे उतना ही वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस यानी आपस में जो इनके दरमियान में स्पेस होती है वो कम होगी। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड इज वेरी लार्ज। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड जो है वो आपका कंप्रेस नहीं होता। सॉलिड कैन नॉट डिफ्यूज इन अदर सॉलिड इन सेम स्टेट। अब देखें, एक सॉलिड किसी दूसरे सॉलिड में डिफ्यूज नहीं हो सकता। डिफ्यूज होने का मतलब क्या है? मिक्स नहीं हो सकता।
ऑब्वियसली हम दो किस्म के सॉलिड को आपस में एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन नहीं कर सकते, फिजिकली तो कंबाइन कर सकते हैं। कि आपने रॉ दाल ली और रॉ चावल लिए, रॉ का मतलब जो अनकुक्ड है, और उनको आपस में कंबाइन कर दिया, लेकिन वो केमिकली कंबाइन नहीं हुआ, वो फिजिकली कंबाइन हुआ, उससे उसकी नेचर पे फर्क नहीं आता। ठीक है, लेकिन आप केमिकली जो है वो एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सॉलिड कैन नॉट डिफ्यूज इन अदर सॉलिड इन द सेम स्टेट, यानी एक सॉलिड दूसरे में कंबाइन नहीं होता सेम स्टेट के अंदर। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड वाइब्रेट एट देयर पोजीशन। अब जैसे कि आपको इससे पहले वाले पॉइंट में पढ़ाया था कि सॉलिड के दरमियान में, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में जो मोशन होता है वो वाइब्रेशनल मोशन होता है, क्योंकि उनके दरमियान में स्पेसेस बहुत कम होती हैं, तो मोशन लीनियर नहीं होता, बल्कि मोशन जो होता है फिर वो वाइब्रेशनल मोशन होता है। और सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन देयर बॉटम, और सॉलिड के अंदर जो प्रेशर होता है वो उसके बॉटम की तरफ होता है। सही है, यानी सॉलिड में ज्यादातर, सॉलिड जिस जगह पे रखा हुआ है तो सारा प्रेशर जो पड़ता है सॉलिड का वो उसके बॉटम की तरफ पड़ता है। यानी एक गिलास रखा हुआ है तो गिलास का सारा प्रेशर क्या होगा, उसके बॉटम की तरफ, दरमियान की तरफ। सही है, बिल्कुल बीच की तरफ। अब सॉलिड के बाद आपके पास आता है लिक्विड स्टेट। लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। लिक्विड की जो है एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। सही है, क्योंकि देखिए बेटा, लिक्विड का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता। लिक्विड को आप जिस स्ट्रक्चर के अंदर डालें वो उसी स्ट्रक्चर में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। बट डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब क्या है, कि डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब ये है कि एक लिक्विड की जितनी वॉल्यूम है वो उसी के हिसाब से जो है वो जगह घेरता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गिलास पानी है, अगर वो कमरे में गिरता है तो वो पूरे कमरे को गीला नहीं कर सकता, वो आपके पूरे रूम को गीला नहीं कर सकता। वो जिस जगह पर गिरा है उसके आसपास नियर बाय एरिया को ही जो है वो गीला करेगा, जितनी उसकी वॉल्यूम है, जितनी उसकी रेंज है। ठीक है, तो लिक्विड की जो है एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है। सही है, बट उसकी कोई शेप डेफिनेट नहीं होती। आप लिक्विड को गिलास में डालें वो गिलास की शेप डाल में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप उसको जग में डालते हैं तो वो जग की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। और फिक्स शेप क्यों नहीं है लिक्विड की, उसकी वजह यह है कि लिक्विड के दरमियान मॉलिक्यूल्स का में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती है और स्पेसेस ज़्यादा होती हैं। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज़्यादा दूर होते हैं तो वो प्रॉपर शेप भी अपनी फॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि जितना वो एक दूसरे के करीब होंगे शेप उतनी प्रॉपर होगी और उतनी हार्ड होगी। यानी कि वो सॉलिड की इतनी ही ज़्यादा सॉलिड होगी। ठीक है, और जितना वो एक दूसरे से दूर होंगे शेप उतनी ही वीक होगी, सही है, और इम्प्रॉपर होगी। द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड हैव वेरी लिटिल स्पेसेस बिटवीन देम। सही है, अच्छा, अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस बहुत कम होती हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में तो होती ही नहीं है स्पेस। एक दूसरे के साथ ओवर एंड एक दूसरे के ऊपर लेयर बाय लेयर कंबाइन हुए हुए होते हैं। ठीक है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में तो आपस में स्पेसेस ही नहीं होती, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। बट लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस होती हैं, बट वो स्पेसेस काफी कम होती हैं। सही है, स्पेसेस कम होती हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड अरेंज themselves in front of layer and these layer move over each other। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं इन फ्रंट ऑफ लेयर एंड दीस लेयर मूव ओवर ईच अदर। देखें बेटा, अब होता ये है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में कि वो लेयर की फॉर्म में एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हुए होते हैं और एक लेयर दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती रहती है। यही वजह है कि लिक्विड बहता है, फ्लो करता है। उसके फ्लो करने की वजह क्या होती है कि मॉलिक्यूल्स की मुख्तलिफ लेयर्स बनी हुई होती हैं। अब होता यह है कि जैसे ही कोई लिक्विड किसी सरफेस पर गिरता है तो एक लेयर दूसरे के ऊपर आती है। सही है, फिर दूसरी लेयर पहले वाले के ऊपर आती है, यानी वो एक दूसरे के ऊपर फ्लो करती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए आगे की तरफ जाती हैं। अब जैसे जैसे वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, पहले वाले के ऊपर दूसरी लेयर आई, दूसरे वाले के ऊपर तीसरी लेयर आई, तीसरे के ऊपर फोर्थ लेयर आई, और जिस तरह वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई आगे की तरफ जाती हैं, ट्रेवल करती हैं, उसको जो है हम कहते हैं, वो चीज आपकी जो वो लिक्विड के फ्लो होने की वजह बनती है। सही है, वो चीज जो है वो लिक्विड के फ्लो होने की वजह बनती है। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। ठीक है, और जो है वो एक दूसरे पे ओवरलैप करते हुए आगे की तरफ ट्रेवल करते हैं, और यही वजह है कि वो आगे की तरफ फ्लो होते हैं।
Liquid boils when molecular motion increases very much, due to which their kinetic energy overcome the binding force and separate them. देखिए बेटा, लिक्विड बॉयल कब होता है? तो बेटा देखें, लिक्विड बॉयल उस वक्त होता है जब मॉलिक्यूलर मोशन उनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। और मॉलिक्यूलर मोशन उनका इंक्रीज कब होगा? जब आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। अगर आप किसी लिक्विड को हीट अप कर रहे हैं तो आपके हीट अप करने की वजह से उसका मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। और जैसे जैसे उसका मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे जो है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मूवमेंट तेज हो जाएगी। सही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो किसी ना किसी मॉलिक्यूल के मूवमेंट की वजह से इंक्रीज होती है ना। तो मॉलिक्यूल के दरमियान में जब मूवमेंट इंक्रीज होगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सही है। So liquid boils when molecular motion increases very much, due to which their kinetic energy overcome the binding force and separate them. ठीक है। और फिर होता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज हो जाती है कि उनकी जो बाइंडिंग फोर्स है, यानी जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बाइंड हुए हैं, वो बाइंडिंग फोर्स वीक हो जाती है। मुसलसल मूवमेंट की वजह से, काइनेटिक एनर्जी की मुसलसल मूवमेंट की वजह से वो बाइंडिंग फोर्स जो है आपके लिक्विड की, वो वीक हो जाती है। और मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है। और जब मॉलिक्यूल सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है, अल्टीमेटली लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि जब आप पानी को बॉईल करते हैं और अगर आप जो है वो उसको स्टोव बंद ना करो, उसके बॉईल होने के बाद भी उसको हीट देते रहो, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपको अपना बर्तन खाली मिलेगा, क्योंकि सारा पानी जो है वो स्टीम बनकर इवेपोरेट हो चुका होगा। तो ये उसी वजह से है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से और मॉलिक्यूल का गैस में कन्वर्ट होने की वजह से। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन देयर बॉटम, लिक्विड का सारा प्रेशर जो है वो उनके बॉटम की तरफ होता है। सही है। लिक्विड आर अनकम्प्रेसिबल, लिक्विड जो है वो अनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी आप लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड भी कंप्रेस नहीं होता और लिक्विड भी जो है वो कंप्रेस नहीं होते। सही। और लिक्विड कैन डिफ्यूज इन ईच अदर। अच्छा देखें, सॉलिड तो एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं हो सकते क्योंकि उनके दरमियान में स्पेस ही नहीं होती। मिक्स करने के लिए स्पेस का होना जरूरी है। अगर स्पेस ही मौजूद नहीं है तो फिर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मिक्स भी नहीं होते। तो लिहाजा लिक्विड कैन डिफ्यूज इन ईच अदर। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में तो स्पेस मौजूद होती है ना। सही है। इस वजह से जो है वो आपस में एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज होने का क्या मतलब है कि वो मिक्स हो जाते हैं। तो ये आपका लिक्विड हो गया। अब नेक्स्ट है आपका गैसियस स्टेट। गैसेस नाइदर हैड डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। अब देखें, गैस का ना तो आपको पता है कोई शेप होता है, ना वो कोई उसका वॉल्यूम होता है। थोड़ी सी गैस भी बहुत सारी जगह घेर लेती है। सही है। यानी वो कोई फिक्स वॉल्यूम रखती ही नहीं है। उसको जिस जगह पर डालें वो फ्रीली मूव करती रहती है, पार्टिकल्स उसके फ्रीली जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। अब देखिए, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, उनके दरमियान में जो है वो फासला ज्यादा होता है। यही वजह है, और वो कंबाइन तो होते ही नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से जो है वो मॉलिक्यूल्स गैस का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर नेग्लिजिबल। यानी जो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उनके दरमियान में जो आपस में मॉलिक्यूल्स के जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो नेग्लिजिबल फोर्स होती है। यानी उनमें अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल्स में कम होती है। इसी वजह से वो कोई फिक्स शेप अपने आप को नहीं दे पाते और उनकी शेप जो है वो अनफिक्स्ड ही रहती है। Their molecule possess high kinetic energy due to rapid movement। अच्छा, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि बेटा गैस मॉलिक्यूल्स का होता क्या है कि गैस मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन तो नहीं होते, बट होता यह है कि एक दूसरे से मुसलसल टकराते रहते हैं। यानी अगर आप उनको किसी गैस को किसी चेम्बर में बंद कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल एलपीजी सिलेंडर होते हैं जो मुख्तलिफ घरों में खाना वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पर गैस की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो है वो आपके लिक्विड जो आपके दूसरे सिलेंडर होते हैं, एलपीजी सिलेंडर, उसमें भी इस्तेमाल, सीएनजी सिलेंडर जो होते हैं आपके, जो आपकी कार्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। तो गैस को जब आप किसी सिलेंडर में बंद करते हैं, किसी भी सिलेंडर में, तो होता यह है कि उसके मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं
टकराने के बाद दोबारा वो सिलेंडर की वॉल से टकराते हैं, फिर वॉल से टकराने के बाद फिर दोबारा उनको झटका लगता है, फिर वो आपस में टकराते हैं, और ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। सही कि गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली जो है वो एक दूसरे से टकराते हैं, फिर वॉल से टकराएंगे, फिर आपके पास वो फिर आपस में टकराएंगे, तो उनके दरमियान मॉलिक्यूल्स में मोशन बहुत ज्यादा होता है। सही है, एक दूसरे से होते डिस्टेंस पर हैं, बट उनके दरमियान का जो इंटरनल मोशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। उनके दरमियान में जो है वो टकराव अगेन एंड अगेन चलता रहता है, जिस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपकी इंक्रीज होती रहती है। तो देयर मॉलिक्यूल पोसेस हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रैपिड मूवमेंट। सही है, मुसलसल मूवमेंट की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास, अच्छा, और इनका बार बार टकराव जो है, और अगर वो मुसलसल किसी सिलेंडर के साथ टकराते रहें, यानी वॉल्स ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में गैस मौजूद है उसके साथ मुसलसल टकराते रहें, तो वो उस कंटेनर की वॉल्स को वीक भी कर देते हैं। सही है, और सम टाइम वो उस वॉल को ब्रेक भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोल्ड ड्रिंक है, अब उसको शेक किया आपने लेकिन कैप को नहीं खोला, तो क्या होता है, एकदम गैस बनती है अंदर। और अगर आप ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं कि शेक कर रहे हैं लेकिन कैप को नहीं खोल रहा है, फिर शेक कर रहे हैं फिर कैप को नहीं खोल रहा है, तो होगा क्या कि मॉलिक्यूल में मूवमेंट एकदम ज्यादा हो जाएगी, वो वॉल से टकराएंगे, फिर आपस में टकराएंगे, फिर वॉल से टकराएंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। और एक वो पॉइंट आएगा कि उनके बार बार टकराव की वजह से वो वॉल जो है वो वीक हो जाएगी, और कोल्ड ड्रिंक जो है वो आपकी बॉटल से फटकर बाहर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें गैस कितनी ज्यादा है। हर सॉफ्ट ड्रिंक के साथ ऐसा नहीं होता। तो ये, अगर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है, तो या दूसरी कोई भी ऐसा ड्रिंक है जिसमें गैस बहुत ज्यादा है, तो उसके साथ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ तक हो गया था, मॉलिक्यूल पोसेस हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रैपिड मूवमेंट। अब इसके बाद आप लोगों के पास होता है आया है गैसेस आर कंप्रेसिबल। अच्छा, गैसेस जो है वो सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में कंप्रेसिबल होते हैं, कि सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, गैस को जो है वो आप कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेसेस होते हैं, तो इस वजह से वो इजीली आपस में कंप्रेस हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस कैन डिफ्यूज इन ईच अदर। गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में जो है वो डिफ्यूज हो सकते हैं, यानी क्योंकि जाहिर सी बात है गैप स्पेस मौजूद है, स्पेस मौजूद है तो वो बहुत आराम से मिक्स हो सकते हैं। तो एक गैस के मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल में मिक्स हो सकते हैं, और हम मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में ऐसा करते भी हैं कि एक गैस को दूसरी गैस के साथ कंबाइन करवा देते हैं। तो बेटा यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लें। नो सर। हो गुड। अब है इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब बेटा देखिए, मैटर अब कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पर, एग्जाम में आती हैं। ठीक है, और बेसिकली जो डेफिनेशन है, सबसे पहले है आपका मेल्टिंग। द फिनोमिनन ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, द फिनोमिनन ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। किसी भी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, अब देखें कोई भी चीज़ मेल्ट क्यों होती है, तो हमें पता है कि जब किसी भी सॉलिड को हम हीटअप करते हैं, तो हीटअप करने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस एंड द सॉलिड बिकम हॉट। अब जब जो है हम उसको हीटअप करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से सॉलिड जो होता है वो आपका गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। अब जब वो गर्म होता है तो हम कंटिन्यूसली हीटअप देते रहते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती रहती है, उनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है, और उनके दरमियान की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, वीक होना शुरू हो जाती हैं। मॉलिक्यूल्स में गैप आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे आप उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, और उसकी वजह से उनके दरमियान में जो है वो गैप्स आने शुरू हो जाते हैं। और जब ये गैप एक इनफ लेवल तक पहुंच जाता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, तो मॉलिक्यूल अपनी शेप को कन्वर्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, सॉलिड से अपनी शेप कन्वर्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है।
तो इस लिहाज से इसके बाद जो है वो इस तरीके से सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। फिर इसके बाद आपके पास आता है मेल्टिंग पॉइंट। अब अच्छा, अब जब मेल्टिंग हो गया, समझ आ गया, तो मेल्टिंग पॉइंट जाहिर सी बात है मेल्टिंग से रिलेटेड ही चीज है, और वो क्या है कि वो पॉइंट जहां पर कोई भी लिक्विड मेल्ट हो रहा है, सही है, वो पॉइंट जहां पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी वो पॉइंट जहां पर उस सॉलिड ने अपनी स्टेज को, अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करना शुरू कर दिया और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो हर जगह का, हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। अगर हम जो है वो जैसे बर्फ वगैरह की बात करें, सही है, आइस की, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री। यानी जैसे ही टेम्परेचर जो है वो -1 से नीचे गिरता है, यानी 0 डिग्री पर आता है, तो 0 डिग्री पर वो मेल्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट, the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure and it start converting into gas is called boiling point। सबसे पहले तो देखा बेटा, कोई भी चीज बॉईल होती क्यों है? किसी भी चीज के बॉईल होने का मेन रीजन जो होता है वो ये है कि वही बात है, जिस तरह कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, और जब वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंक्रीज होती है तो मॉलिक्यूल जो है वो हीट अप होना स्टार्ट होते हैं, सही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पहले वो अपने आप को मेल्टिंग स्टेज में चेंज करते हैं। अब जब उसी मेल्टिंग स्टेज में चेंज करने के बावजूद भी आप उनको हीट अप करे जा रहे हो, ठीक है, कंटिन्यूसली आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो टेम्परेचर तो उसके अंदर स्टोर होता रहेगा ना, टेम्परेचर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और एक पॉइंट आता है कि मॉलिक्यूल्स और ज्यादा अपने आप को गैप में ले आते हैं, उनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और ज्यादा कम हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस पहले से ज्यादा बढ़ जाती हैं, और जिसकी वजह से मॉलिक्यूल अल्टीमेटली जो है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब वो स्पेसेस से खास लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो मॉलिक्यूल अपनी स्पेस लीव करना शुरू कर देता है, अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देते हैं मॉलिक्यूल्स, और फिर वो अपने आप को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो पॉइंट जहां पर कोई भी लिक्विड अपने आप को गैस में कन्वर्ट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो हर लिक्विड का एक अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमें पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सही है, अगर आप जो है 100 डिग्री तक हीटअप कर रहे हो तो वो लिक्विड जो है वो पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट 78 के अराउंड होता है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो हर लिक्विड का एक अपना स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है, और तमाम लिक्विड में पानी जो है वो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है। जितने भी लिक्विड हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पानी का होता है। इसके बाद है आप लोगों के पास इवेपोरेशन। द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस विदाउट बॉइलिंग एट ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड एवेपोरेशन। देखिए बेटा, किसी भी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, लेकिन वो बॉईल ना हो, यानी बबल्स ना बने, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एवेपोरेशन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन। ठीक है बेटा, अब ये चीज के बॉईल हुए बगैर कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा कैसे? तो इसकी एग्जांपल बेटा क्या है, पेट्रोल। देखें, अगर आप जो है वो पेट्रोल या फिर कैरोसिन ऑयल, जिसको मिट्टी का तेल भी कहते हैं, तो बेटा अगर कैरोसिन ऑयल या पेट्रोल को आप एक गिलास में डालें तो आप ऑब्जर्व करिएगा कि गिलास में डालने के थोड़ी देर के बाद आप आकर अपने गिलास को देखेंगे तो वो गिलास में से सारा पेट्रोल उड़ चुका होगा, गिलास खाली होगा, सही है, वहां पर पेट्रोल होगा ही नहीं, जैसे आपने डाला ना हो, सिर्फ स्मेल होगी, लेकिन पेट्रोल जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो आपने गिलास में डाला है वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा पेट्रोल को तो कोई बॉईल नहीं कर रहा ना, उसमें कोई बबल्स नहीं बन रहा है किसी किस्म के, आपने किसी किस्म की उसको हीट नहीं दी है, लेकिन उसका अपना स्ट्रक्चर इतना वीक है कि अगर आप उसको एटमॉस्फेयर में रखेंगे, खुली एटमॉस्फेयर में रखेंगे, तो वो अपने बॉन्ड्स को लूज कर देगा, ब्रेक कर देगा, और फिर वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन के दरमियान में फर्क याद रखिएगा, दोनों का मतलब जो है वो गैस बनकर उड़ना ही है, दोनों का मतलब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होना ही है। बॉइलिंग का मतलब भी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना है,
और इवेपोरेशन का मतलब भी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना है, ठीक है। बट फर्क क्या है कि बॉइलिंग के अंदर बबल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, सही है। और बॉइलिंग पॉइंट एक अलग चीज़ है थोड़ी सी, कि लिक्विड जो है वो बॉईल होता है, बबल्स फॉर्म होते हैं और फिर वो गैस में आहिस्ता आहिस्ता भाप बनकर उड़ना शुरू होता है। बट इवेपोरेशन में जो है वो लिक्विड बॉईल नहीं होता, बल्कि डायरेक्टली इवेपोरेट हो जाता है। और आपको कोई एक्सटर्नल हीट देने की उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हर लिक्विड का एक अपना नेचर होता है। अगर आप उसको खुली एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो वो डायरेक्टली जो है वो बॉईल हो जाएगा। तो इवेपोरेशन के अंदर आप लोगों के पास इट टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, इवेपोरेशन में, कि इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है, सही है। और इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है। हाँ, ये बात बेटा ज़रूर जहन में रखिएगा कि बॉइलिंग और अब दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस क्या होते हैं इवेपोरेशन और बॉइलिंग के दरमियान में। कि देखिए बेटा, बॉइलिंग के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल पानी जो है वो बॉईल होता है किस में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। इसी तरह कोई दूसरा लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा। बट एवेपोरेशन में एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना ज़रूरी नहीं है। एवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है, सही है। एवेपोरेशन आपकी किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है, यानी चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। अगर आप पेट्रोल को किसी गिलास में निकाल के रखते हैं तो थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो सारा पेट्रोल जो है वो गायब होगा, सही है। और हालांकि आप उसको बॉईल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सारा पेट्रोल फिर भी जो है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि उसका ताल्लुक एटमॉस्फेयर से है। कि पेट्रोल जो है या केरोसिन जो है वो खुली एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकता। ओपन एटमॉस्फेयर में ओपन सरफेस पर सरवाइव नहीं कर सकते, उसके मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं। उससे उनका टेम्परेचर का कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। कि सर्दियों में वो एवेपोरेट नहीं होगा और गर्मियों में हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो एवेपोरेशन है। इट ऑलवेज टेक प्लेस एट सरफेस। एवेपोरेशन हमेशा किसी सरफेस पर होती है, वही बात जो अभी बताई कि उसके लिए हाँ सरफेस होना जरूरी है। बंद जगह पर नहीं होता एवेपोरेट, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स को एस्केप करने की जगह नहीं मिल रही तो एवेपोरेशन नहीं होगी। जैसे पेट्रोल अगर कार की टंकी में है, कार के फ्यूल टैंक में है पेट्रोल, बाइक के फ्यूल टैंक में है पेट्रोल, तो वहां से एवेपोरेट नहीं होगा, क्योंकि उसको मॉलिक्यूल्स को एस्केप करने की जगह नहीं मिलती, वो सील्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं, ठीक है। वो एवेपोरेशन के लिए उनको कोई ना कोई सरफेस होना जरूरी है उनके पास। बॉइलिंग इट टेक प्लेस इनसाइड द लिक्विड नियर फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। अच्छा, इसके अलावा इवेपोरेशन हमेशा सरफेस से स्टार्ट होती है, यानी अपर लेयर से स्टार्ट होती है। यानी जब जो है आप देखते हैं जब पेट्रोल अगर एवेपोरेट हो रहा होगा तो वो हमेशा पहले उसकी ऊपर वाली लेयर जो है एवेपोरेट होगी, फिर नीचे वाली, फिर नीचे वाली, फिर नीचे वाली, यानी उसके जो टॉप की जो सरफेस है, प्ले ऊपर की सरफेस है, वहां से एवेपोरेशन स्टार्ट होती है। जबकि बॉइलिंग में क्या होता है कि बॉइलिंग में नीचे से, लिक्विड के इनसाइड से जो है वो बॉइलिंग स्टार्ट होती है। इट टेक प्लेस इनसाइड द लिक्विड नियर फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। जहां से आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से बॉइलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, बॉइलिंग के अंदर। इसी वजह से आप देखते हैं कि बबल्स ऊपर फॉर्म नहीं होते। अगर आप किसी भी लिक्विड को जब आप बॉईल कर रहे हो तो उसके प्रोसेस को देखिएगा, तो बबल्स नीचे से फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं, जहां से जो इसका बॉटम होता है, ठीक है, वहां से बबल्स फॉर्म होते हैं और फिर वो ऊपर की तरफ आना शुरू होते हैं। तो ये चीज जो है वो आपकी बॉइलिंग है। तो बेटा यहाँ तक कोई सवाल इसमें? तो या अभी तक के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर आगे कल सब्लिमेशन से जो है वो स्टार्ट करेंगे क्लास। अल्लाह हाफिज।